हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज पेपर जो 3 है अपना, उसका सेक्शन डी आज हम कराएंगे। सेक्शन सी कराएंगे। और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आपके आएंगे 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में केवल 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको करने होंगे। लेकिन हम आपको पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन करा देंगे। यहाँ पे स्टार्ट होता है 38 से लेके 46 तक। हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मतलब इस सेक्शन से आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम 38 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 38 नंबर है हमारा। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x + y = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 4। इसे देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से। 2 टाइप के मेथड होते हैं इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक होता है सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन नहीं पूछा है, सब्सटीट्यूशन पूछा है। सब्सटीट्यूशन के लिए सबसे पहले करते क्या है, किसी एक इक्वेशन को हम ले लेते हैं। चलिए जो छोटा इक्वेशन हमको दिखता है उसी को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें करते क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के टर्म्स में हम निकालते हैं। जैसे अगर यहाँ पे x + y = 5 लिखा तो हम क्या करेंगे, x = 5 और y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 5 - y हो जाता है। तो यह जो x की वैल्यू y के टर्म में आया हुआ है और इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। जिस इक्वेशन से हम निकाले हैं उसमें हम नहीं रखेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में हम रख देंगे। तो यहाँ पे लिखना होता है substituting value of x in equation 2। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 3y = 4। जहाँ पर x होगा वहीं पर हमको 5 - y लिखना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 - y - 3y = 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 2 × 5 = 10 -2y - 3y = 4। 10 को यहीं छोड़िए, दोनों माइनस में देखो, दोनों यहाँ पे वेरिएबल y है तो दोनों वेरिएबल को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के जो साइन है सेम है। सेम साइन वाले नंबर को ऐड किया जाता है और साइन वही होता है। जैसे माइनस है तो माइनस ही आएगा, 3 और 2 मिलके 5y हो जाएगा = 4। अब 10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड तो हो जाएगा हमारा 5y = 4। ये 10 प्लस में है तो राइट साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो इसको माइनस कर देंगे तो हो गया हमारा क्या, -6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 6/5 हो गया। एक आंसर हमको मिल गया। अब सेकेंड आंसर क्या होता है, अब इस y की वैल्यू को उठा के चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, यू आर फ्री। तो लिखेंगे पुटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x + y = 5, x + 6/5, y की जगह हमें 6/5 लिखना है = 5। x = हो जाएगा 5 - 6/5, x = 5 × 5 = 25 - 6/5 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। दोस्तों क्वेश्चन है 39, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। देखो इसमें कह रहा है, क्या रहा है आप समझा देते हैं। 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपया दोनों का प्लस करने पे, और 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपया 46 रुपीज़ है। एक पेंसिल और एक पेन का दाम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हमको ये नहीं पता है कि एक पेंसिल का दाम कितना एक पेन का दाम कितना, तो हम उसको क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड 1 पेन आर x and y रेस्पेक्टिवली। मतलब
एक पेंसिल की कीमत x रुपीज़ और एक पेन की कीमत y रुपीज़ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपीज़ है। तो 5 पेंसिल लिखा है तो x 5 माना है पेंसिल का, तो पेंसिल का जो कॉस्ट है उससे हमने x रुपीज़ माना है। तो 5 पेंसिल पूछ रहा है तो 5 का x में मल्टीप्लाई 5x हो जाता है, प्लस और 7 पेन है, कितना पेन है? 7 पेन है तो 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़ हो जाता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड में एंड यहाँ पे लिख देंगे एंड। दोबारा क्या कह रहा है? 7 पेंसिल एंड 5 पेन। 7 का मतलब क्या होगा? 7x प्लस 5 पेन। 5y इज इक्वल टू कितना रुपीज़ हो रहा है? रुपीज़ हो रहा है 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए चाहे आप एलिमिनेशन से करिए, इसमें आपको कोई कंडीशन दिया नहीं है। देखिए करेंगे क्या हम, सबसे पहले तो इसमें जो भी वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं x और y, यहाँ भी x और y यहाँ है, इसमें किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना होता है। तो देखिए क्या करें, पहले हम y को ही सेम करेंगे। यहाँ पर 7 यहाँ 5, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 हो जाएगा, इसमें 7 कर देंगे भी 35 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों कट जाएंगे तो बचेगी x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो करेंगे क्या, आप लिखिए, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 का। तो 5 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म में होंगे, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई भी पूरे टर्म में होगा, ये बात ध्यान दीजिए। तो 5 5 जा 25x प्लस 5 7 जा 35y 35y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 यानी 250 हो गया। 7 7 जा 49x, 7 5 जा 35y एंड 7 6 जा 42 कैरी 4 और 7 4 जा 28 में 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो हो गया 322। अब इसमें देखो, इसको हटा देंगे, दोनों सेम हो गया ना, तो अगर एक प्लस एक माइनस होता तो ये हमारा क्या होता, कट जाता और यहाँ पे x की वैल्यू हमको मिल जाती। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जहाँ जहाँ प्लस है उसको हमने क्या कर दिया माइनस, से ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस में से प्लस को करेंगे माइनस, तो यहाँ 9 में से 5 निकलेगा तो 4 2 माइनस 20x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना है तो 2 12 7 और यहाँ माइनस हो गया। तो अगर हम 24, इतना ही बचेगा ना, सही है। 23 जा 72, तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए पहले वाले इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देते हैं, या सेकंड में भी रख दीजिए, हमने बोला कि आप फ्री हैं, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए, फोर्थ, किसी में इसमें से रख दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा। तो हम फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में लिख देता हूँ 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y 15 को ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस से माइनस हो जाएगा और इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35, 7 5 जा 35, y की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है 11th टर्म ऑफ एन AP इज 38 एंड इट्स 16th टर्म इज 73, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें D की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमको AP दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ चीज़ें दिया है। 11th टर्म दिया है, क्या दिया है, A11 इज इक्वल टू 38 ये दिया है, और सेकेंड हमको दिया है 16th टर्म, मतलब A16 इज इक्वल टू कितना दिया है 73। इसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए करेंगे क्या हम, आप ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
तो ए एन मतलब पहले वाले के लिए करते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 की वैल्यू हमको पता है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकेंड वाला हम चेक करते हैं, ये 16 दिया है तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 की वैल्यू हमको पता है, ध्यान दीजिए 73 है तो A प्लस 15D, या हो सकता है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले वाले को हम लिखते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, सेकेंड हमारा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कट जाता है, यहाँ बचेगा माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 5 एंड 3, तो माइनस 5 7 जा 35, और D की वैल्यू पूछ रहा था डिफरेंट, तो D की वैल्यू हमारी मिल गई हमको 7। क्वेश्चन नंबर 41 है, चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखो भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर हो, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है, दो साइड उसकी सेम होती है। अगर इसको हम रख के सॉल्व करें और दो साइड की वैल्यू सेम आ जाती है, समझ जाओ ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, वर्टिसेज हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। अभी हमको ये नहीं पता ये आइसोस्केलेस है या नहीं, इसको खाली हमें चेक करना है और चेक करके बताना है क्या ये आइसोस्केलेस है। यहाँ पर 5 और -2 इसका वर्टिसेस दिया है, बी वाले का कोऑर्डिनेट्स जो है 6 और 4 है, एंड सी वाले का है 7 और -2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी को हम रखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, और फिर हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। पहले हम AB को निकालते हैं, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में, आप समझिए ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, इसके लिए होगा x2, ये होगा y2। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस x2। देखिए x1 क्या है, 5 है, 5 माइनस x2 क्या है, 6 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, -2 है, माइनस y2 कितना है, 4 है, इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए -6 में से +5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर यहाँ होगा, प्लस यहाँ -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 6 या 36, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 37 यूनिट आ गया। ये तो एक साइड का हमें डिस्टेंस मिला है। चलिए अब हम AC को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, AC को ले लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम AC को लेते हैं, AC का निकाल देते हैं। AC इज इक्वल टू सेम वही x1 y1, इसको x2 और इसको y2 आप मानिए। तो x1 माइनस x2 यानी 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ 0 तो 4 ही आएगा। ये AC तो हमारा आ गया। अब फिर हम BC को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, BC के लिए क्या करिए, इसको x1 मानिए और इसको y1 मानिए, ये x2 y2 रहेगा। 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, 7 में 6 -1 प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो BC इज इक्वल टू √37 यूनिट। यहाँ पे दो चीज़ें हमको सेम मिली है। कौन कौन मिली है हमको, देखिए AB की जो वैल्यू है, AB इज इक्वल टू √37 यूनिट, एंड
जो हमको BC मिला है, BC इज इक्वल टू √37 मीन्स हम वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म AB इज इक्वल टू BC, मतलब दो साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। दो साइड AB और BC हमारी इक्वल हो गई। AC हमारी इक्वल नहीं हुई। अगर AC भी इक्वल हो जाता तो ये आइसोस्केलस नहीं होता, है इक्विलेटरल हो जाता। तो ये हमारा दो साइड जो है, ये साइड इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस दीज आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया, और इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -3, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 8 एंड 5 हो गया। इसके बीच में एक अलग से पॉइंट है, मान लीजिए ये C है। यह जो पॉइंट C है इस लाइन को 3 और 1 के रेशियो में कट कर रहा है, और तो हमसे पूछ रहा है जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। किसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है? C के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे वो हमको बता रहा है। यानी 3:1 है, तो मीन्स मतलब हमारा लगभग ये जो पॉइंट C है यहाँ बीच में नहीं, यहाँ कहीं पे होगा C। ये 1 और 3 और 1 के रेशियो में कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर वो जो हम फार्मूला लगा देते हैं, देखिए फार्मूला हमारा होता क्या है, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और सेकेंड होता है y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेक्शन का फार्मूला इसे बोला जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम लिख देते हैं। ये हमारा हम यहाँ लिख देते हैं m1 जो है, ये m1 जो जितने रेशियो में काटता है रेशियोज जो होते हैं वही m1 हो गया 3, और m2 जो हमारा है वो हो गया हमारा 1। m2 हमारा 1 हो गया एंड m1 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद देखिए करना क्या है, x1 निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, x2 हमारा जो है वो हो जाएगा 8, y1 जो है वो हो जाएगा -3, और y2 जो है वो 5 हो जाता है। इन सारी वैल्यूज़ को उठा के हम x और y के इस फार्मूले में रख देते हैं, तो हमें C का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू m1 कितना है, 3 इंटू x2, 3 इंटू 8 प्लस m2 कितना है 1, और x1 कितना है 4 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि m1 और m2 कितना है 3 और 1 है। तो x इज इक्वल टू 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, 4 7 जा 21, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। अब y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू m1 कितना है 3 इंटू y2 क्या है हमारा 5 है, 5 प्लस m2 है 1, y1 कितना है हमारा, y1 है -3, यहाँ -3 लिख देते हैं, अपॉन में 3 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 5 जा 15 -3 1 जा 3 अपॉन 4, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर x और y की वैल्यू हमको मिल गई, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर क्या होंगे 7 एंड 3। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर जो पूछ रहा था। एक मिनट, क्वेश्चन 3 है, सॉरी दोस्तों 43 है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया है समय को ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि लिखना है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये कोई एक सर्कल है
यहाँ से टेंजेंट लाइन जा रही है, ठीक है ना। अब टेंजेंट लाइन, कोई भी लाइन जाएगी किसी सर्कल से टेंजेंट कर यानी कि टच करेगी, तो किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, उस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया है। बात क्लियर। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, इसको टच करती हुई जा रही है इस सर्कल को पी पॉइंट पर, और इस लाइन का नाम हमने एक्स वाई रख दिया है, और इसके बाद सेंटर इसका ओ हमने लिखा हुआ है। पहली बात हो गई। आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जहाँ पर यह कट कर टच कर रहा है, यह जो लाइन है, यह लाइन इस सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है, यह जो सेंटर से मिलाते हैं हम इस पॉइंट को, यानी कि ओपी जो है हमें प्रूफ करना है, दिखाना है ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, यही हमको प्रूफ करके आपको शो करना है। तो इसके पहले हम करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है वी हैव गिवन ए सर्कल, ये तो आपको पता है, कोई सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ है, और कोई टेंजेंट लाइन एक्स वाई है जो इस सर्कल को किसी पॉइंट पी पर टच करे, वही लिखा गया है टू द सर्कल एट द पॉइंट पी, इसको क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है, टच कर रहा है। हमको क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये तो हमको इतना करना है। देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे कि इस सर्कल, इस लाइन पर, इस सर्कल से अलग इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट, हम देखिए इस पर तो एक पॉइंट केवल पी ही आएगा, क्योंकि कोई भी जो टेंजेंट लाइन होती है किसी भी सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती हुई आगे बढ़ती है। इसका मतलब अगर हम कोई पॉइंट क्यू लेते हैं तो उस पॉइंट क्यू को हम इस सर्कल के जो टेंजेंट पॉइंट है इस लाइन का, उससे दूर कहीं लेंगे, मतलब पी पर तो ले नहीं सकते, इसको हम हमेशा पी से अलग लेंगे, और जहाँ भी लेंगे वहाँ पर वह पॉइंट टच नहीं करेगा उस सर्कल को। वही हमने यहाँ पे लिख लिया, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी ज्वाइन ओ क्यू। ओ क्यू को हमने क्या किया, पॉइंट लेके ओ क्यू को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। आगे क्या करना है, द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, हमने पहले आपको बता दिया अगर क्यू पॉइंट लेंगे तो हमेशा सर्कल से बाहर होगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट तो इस सर्कल के ऊपर क्यू है, उसके अलावा कोई दूसरी पॉइंट उस पर आएगी ही नहीं। जब कभी हम कोई पॉइंट सर्कल से बाहर लेंगे तो सर्कल को टच नहीं करेगी, बल्कि सर्कल से कहीं बाहर वह सिचुएट होगी, स्थित होगी। वही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा है इफ़ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू को हम इस सर्कल के अंदर ले लेते हैं तो एक्स वाई विल बिकम अ सेकेंड, ये सेकेंड होगा यानी सेक होगा, सेकंड होगा, जबकि वह टेंजेंट नहीं होगा। और टेंजेंट अगर लेना है तो वह क्यू पॉइंट पी पर ही आएगा, अन्य किसी जगह पे जाएगा नहीं। आगे क्या करना है हमको, देयर फॉर ओ क्यू इज लार्जर। देखिए पहली बात, मेरी बात समझिए, अगर किसी भी पॉइंट को हम इस सर्कल से बाहर लेते हैं क्योंकि टेंजेंट पॉइंट हमारी पी है, अब जब कभी किसी भी पॉइंट को हम लेंगे अलग पॉइंट को सर्कल से बाहर, तो हमेशा वह लाइन जो सेंटर से मिलाते हैं उस पॉइंट को, जो लाइन होगी हमेशा वह लाइन इस लाइन से जो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, ऐसा अभी परपेंडिकुलर तो है नहीं, प्रूफ करना है, जो ये लाइन ओपी है हमेशा इससे यह लाइन क्या होगी, बड़ी होगी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आगे क्या कह रहा है, दैट इज ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। क्यों, क्योंकि क्यू को हमने इस सर्कल से बाहर लिया है, और जो टच वाली पॉइंट है वही लाइन जो सेंटर से इस पे जो टेंजेंट होती है, वो जो लाइन ओपी होती है, यह लाइन सबसे छोटी लाइन होगी। अगर इस सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, उस लाइन को मिलाती है सेंटर से, तो उस लाइन से ये लाइन हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ओपी इज शॉर्टेस्ट लाइन। आप समझा दिया मैंने आपको कि ओपी हमेशा सबसे छोटी लाइन होगी। अगर इस लाइन पर पी के अलावा कहीं भी कोई पॉइंट हम लेते हैं तो वो लाइन जो होगी हमेशा पी से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे देखो, अगर यहाँ ले लेंगे तो भी ये लाइन इससे बड़ी होगी, यहाँ लेंगे तो भी ये लाइन इससे बड़ी होगी, यहाँ लेंगे, चाहे जहाँ आप ले लीजिए, सारी लाइन अगर आप से इस सर्कल से बाहर लेते हैं तो उससे मिलने वाली सेंटर से जो भी ये लाइन बनेंगी, जितनी भी 1 2 3 ये जितनी भी लाइन बन रही, सारी लाइन इस ओपी से क्या होंगी, हमेशा बड़ी होंगी। इसका मतलब सबसे छोटी लाइन हमारी ओपी होगी, और ओपी जो है एक्स वाई पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यही हमको प्रूफ करना था और यही यहाँ पे लिख दिया गया है। बस इसी तरह से आपको इसे करके दिखाना होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए कहता क्या, मैं बताता हूँ आपको, भी समझा देता हूँ। देखिए सेंटर तो एक ही रहेगा, दो सर्कल होंगे। एक सर्कल ये हो गया, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन रहा है,
आप लोग समझ लीजिए, समझदार तो आप लोग हैं। एक बड़ा सर्कल हो गया और एक क्या हो गया, छोटा सर्कल हो गया। और जो दोनों सर्कल है ना, इसका सेंटर सेम है, इसका सेंटर में ओ मान लेता है। इस पे रख के इसको बनाया गया है, इसी पे रख के इसको बनाया गया है, लेकिन इन दोनों का जो रेडियस है ना, वो रेडियस क्या होगा, अलग अलग है। तभी तो एक बड़ा सर्कल और दूसरा क्या है, छोटा सर्कल हमारा बन रहा है। थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं बन पा रहा है। देखिए क्या फिसलता है, अभी ब्लैक बोर्ड होता तो तुरंत मार के चौक से बन जाता। चलिए अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 17 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एक हम इस तरह से हम कॉर्ड खींचते हैं जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जाता है, और इसका नाम हम ए बी रख देते हैं, यहाँ कहीं हम पी रख देते हैं, इसको हम ऐसे मिला देते हैं। ये बड़ा वाला इसका रेडियस हो गया और ये छोटे वाले का, चलिए कोई बात नहीं है, ये तो यहाँ से मिला देते हैं। एक ही तरफ मिलाइए, चाहे दोनों तरफ मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखो जो बड़े वाले का जो रेडियस है ना, वो है 17 सेंटीमीटर और छोटे वाले का जो रेडियस है ना, वो है 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। जो ये कॉर्ड है यानी कि ए बी है ना, ये जो ए बी है ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को यहाँ पे टच करके जा रहा है। इसी ए बी की डिस्टेंस यानी कि दूरी हमको फाइंड करनी है। आप समझिए, ये जो यहाँ से ओ से हम यहाँ पर इस लाइन को खींचे हैं, ओ ए इज इक्वल टू हमको दिया है 17 सेंटीमीटर, और जो ये दूसरे वाले का जो रेडियस है छोटे वाले का ओपी है, ओपी हमारा हो गया है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे बनाता है आप समझिए, अगर कोई भी सर्कल हो, उस सर्कल को अगर कोई एक लाइन इस तरह से टेंजेंट लाइन खींची जाती है तो सेंटर से इस पॉइंट को जहाँ पे टेंजेंट कर रहा है मिलाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसा थ्योरम आपने पीछे पढ़ा है, मैंने करवा भी दिया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अभी क्या करना है हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ये छोटा वाला ले लेते हैं, ओ ए पी को हम ले लेते हैं, यानी ओ ए पी को ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेनस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अगर हम ए पी की वैल्यू इस ट्राइंगल के माध्यम से ए पी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए पी का जो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ए बी के बराबर हो जाता है। तो जो ए बी है ना, ए पी का दुगना होता है, मतलब ए पी जो है ए बी का आधा होता है। तो ए पी निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, देखिए ए पी हमारा बेस है, तो ए पी इज इक्वल टू बेस इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ओपी मतलब 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू 17 में 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देते हैं तो 522 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ए पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाता है। क्या आ जाता है, ए पी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की। हमसे पूछ रहा है ए बी की, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए पी। सो ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर एंड वी गेट ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें क्या कर रहा है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम हमको फाइंड करना है, मतलब इसका हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट हमको मीन लिखा नहीं है, तो मीन आप समझ आए, इसका मीन ही निकालना होगा। हम करेंगे क्या, लाइफ टाइम इन आवर्स, कोई भी इक्विपमेंट होगा जो कि 0 से फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है, 20 से 40 फ्रीक्वेंसी 35 है, यानी कि 35 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी लाइफ टाइम है 20 से 40 घंटा, 52 ऐसे
जो भी हैं इंस्ट्रूमेंट उनकी लाइफ टाइम 60 आवर इस तरह से ये सारा आपको डेटा दिया गया है। इसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम XI निकालते हैं, फिर FI XI निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं, अगर पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने हमारा देखा होगा तो उसमें मीन हमने निकाल के आपको बताया था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। करना क्या है, इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि जो छोटा लिमिट होता है बड़ा लिमिट दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करते हैं। 20 में 0 प्लस करें 20 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर। अब देखिए 20 और 40 का जब प्लस करेंगे तो होगा 60 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 60 का करें तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50, यानी 20 बढ़ रहा है तो 50 हो गया, ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। इस तरह से इसको हम बढ़ा देते हैं। अब FI XI यानी कि ये FI ये पूरे FI हैं, ये पूरे XI हैं, सबका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। तो 10 10 जा 100, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 150 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 0 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, 5 1 26, यहाँ हो जाएगा 0 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यहाँ हो जाएगा 0 9 8 जा 72, कैरी 7 आया, और 9 3 जा 27 और 7 में 34, और यहाँ हो जाएगा 0 11 9 जा 99, कैरी 9, और 11 2 जा 22 नो 31, 3190, इसका हो गया 3190 3420। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर हमने निकाला है 14,630 आएगा, और FI को प्लस किया जाता है, ये हमारा 225 आता है। तो मीन पूछ रहा है तो कुछ नहीं, मीन आप निकाल दीजिए। मीन मतलब होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू FI XI होगा 14,630 अपॉन 225, और ये हमारा मीन हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 65.02। आप करिएगा डिवाइड, इतना ही आपको मिलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड, इस सेक्शन का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वन, पहला पूछ रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, सेकेंड पूछ रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वन। देखो इसको करना क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या बनाते हैं, देखो कह रहा है कि एक डाई है, डाई आप समझते हैं, जैसे लूडो वगैरह में डाइस होता है जो फेंका जाता है, 1 से लेकर 6 तक उसमें अंक होते हैं, नंबर होते हैं, उसको फेंका जा रहा है 2 टाइम्स। अगर देखिए पहले टाइम्स अगर फेंका जाएगा, 2 टाइम्स फेंका जा रहा है, ट्वाइस 2 बार फेंका जा रहा है, तो उसमें आने की संभावनाएं क्या होती है। देखिए अगर एक डाइस को पहली बार फेंका गया तो 1 आ सकता है, दूसरे को जब फेंकेंगे तो उसमें भी 1 आ सकता है, ठीक है, इस तरह से। फिर या ये आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, या फिर 1 3 आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इसको समझिए आप। या 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, या फिर 1 6 आ सकता है। ये हो गया। या ये आ सकता है, या अदर कुछ और चीज़ आ सकती है। क्या आ सकती है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 2 5 या 2 6। क्यों, क्योंकि उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है ना। या 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, या फिर 3 6 आ सकता है, या फिर 4 1 आ सकता है। ये लिखना आपको सिखा देते हैं। 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, या फिर 4 6 अगर 2 बार फेंका जाएगा तो, या फिर 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, या फिर 5 6 आ सकता है। अब 6 की बारी आती है, पहले 6 आ सकता है 1, या फिर 6 के बाद 2 आ सकता है, या फिर पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 3 आ सकता है, या पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 4 आ सकता है, या पहले वाले में 6 या दूसरे वाले में 5 आ सकता है, या पहले वाले में 6 दूसरे वाले में भी 6 आ सकता है। इस तरह से तो टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम कितना है,
टोटल आउटकम, जो टोटल है, टोटल आउटकम हमारा 36 है। नंबर 1 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ रहा है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी नॉट कम अब आइदर, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम। अब आपको देखना है कि कहाँ कहाँ 5 नहीं आ रहा है। पहले देख लेते कहाँ कहाँ 5 आ रहा है। देखिए एक पहले वाले लाइन में यहाँ 5, यहाँ 2, 3, 4, 5 और 6 5 आ रहे हैं। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल 36 है, गिनिएगा आप 36 आएंगे। टोटल 36 में से अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं आने की क्या है, तो 5 को माइनस कर देंगे। 36 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 29 और 20 30, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 30/36 हो गया, ठीक है। अगर इसको कट करना चाहते हैं हम तो कट हो जाएगा हमारा, 30/36 नहीं होगा, गलत हो गया। देखो 1 2 क्वेश्चन कह रहा है हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए टोटल जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, 5 कितनी टाइम्स नहीं आया है, पहले हम चेक करते हैं कितनी बार आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 36 में से 11 5 को निकाल देंगे, जो बचेगा वही नहीं आने की उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितना बचेगा, कितना हो गया 11, 25 हो गया, कितना हो गया 25। अब सेकेंड पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी 5 विल कम, देखो कितनी बार आ रहा है, तो हमने गिन लिया 11 टाइम्स आ रहा है, तो 11/36 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो शेयर करिएगा, जिससे हमें थोड़ी सी राहत मिले, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। अगली वीडियो हम सेक्शन डी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।